Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 13 जुलाई 2026 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। रोजाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन आपको मिल जाता है इसी चैनल पर, तो मेक श्योर करना ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे ये न्यूज़पेपर का सेशन आप लोगों तक पहुँच सके। फिर अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एनवायरमेंट के टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है दोस्तों, ये बात करता है मोलस्क्स के बारे में। ये टॉपिक आपका डाउन टू अर्थ में भी पब्लिश हुआ हुआ है और पीआईबी में भी पब्लिश हुआ हुआ है। इस वाले सेशन में हम मेजरली अपने इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी या डीडी न्यूज़ हो गया, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ हो गई, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि क्योंकि द हिंदू को तो हम सेपरेटली कवर करते ही हैं, उसके अलावा कुछ सोर्सेज बचते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं तो इसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर। कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता, छोटा सा वीडियो होता है, काम काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो बाकी फालतू की अननेसेसरी चीज़ें हैं वो उसमें से स्किप कर दी जाती हैं। इसके लिए इसी सेशन को नथिंग मोर नथिंग लेस के नाम से जानते हैं। ना ज़्यादा फालतू मिलने वाला है कुछ और ना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ने वाले हैं। तो हम मोलस्क के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, रीज़न क्या है। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के बारे में तो आपने सुना होगा। ये प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ का स्टेटस डिसाइड करता है कि मान लो कोई प्रजाति है जो लगातार ख़त्म होती चली जा रही है, उसकी प्रजाति को बचाना मुश्किल है, तो वो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो डालने वाला बॉडी है वो यही IUCN है। तो इसी बॉडी ने, IUCN ने अनाउंस किया है कि आधे से ज़्यादा मोलस्क की जो स्पीशीज़, इनकी जो प्रजाति है, वो डीप सी माइनिंग की वजह से खतरे में आ रही है। यानी समुद्र की गहराई में जाके आज हम लोग जो मिनरल्स की खोज कर रहे हैं, समुद्र की गहराई में जाके खनन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो मोलस्क हैं इनकी प्रजातियाँ ख़त्म होती चली जा रही हैं, इन पर खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अब क्योंकि ये छोटी सी न्यूज़ है, बट एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है मोलस्क के बारे में कि ये होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनके फैमिली के अंदर में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। ये सबसे अहम चीज़ है, ज़रा इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब हम मोलस्क की बात करते हैं तो ये एक इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। इनवर्टिब्रेट एनिमल वो होते हैं जिनकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो मोलस्क क्या है, इनवर्टिब्रेट एनिमल। ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, आप लोगों से कहे क्या केवल पानी में यानी समुद्र में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है ना समुद्र वाले जो मोलस्क हैं इनके ऊपर में खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि डीप सी माइनिंग की वजह से यहाँ पर इनके पॉपुलेशन के ऊपर में असर पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इस बेसिस पे, तो ध्यान से याद रखिएगा इसको। क्या मोलस्क केवल और केवल समुद्र में, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं? नहीं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मैरीन वाटर में तो पाए जाते ही जाते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पर भी मोलस्क की जो स्पीशीज़ है वो हमको देखने को मिल जाती है। अब ये होते कैसे हैं, इन मोलस्क में खास बात यह है कि इनके बॉडी के ऊपर में हार्ड शेल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोलस्क जो एक बड़ा सा ग्रुप है, इसमें छोटे छोटे सब ग्रुप्स आते हैं। सब ग्रुप में एक ग्रुप होता है गैस्ट्रोपॉड्स का। गैस्ट्रोपॉड में ही स्नेल कवर किए जाते हैं। तो स्नेल क्या है, एक प्रकार का गैस्ट्रोपॉड। अब आप देखोगे स्नेल की जो वैसे अंदरूनी बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट है। इस सॉफ्ट बॉडी को एक हार्ड शेल प्रोटेक्ट कर रहा होता है। यही खास बात होती है मोलस्क के अंदर में। अब जैसे मोलस्क में आप सेफलोपोड्स की बात कर लो तो उसमें कटल फिश हुआ, स्क्विड हुआ, ऑक्टोपस हुए। तो ऐसे मेजरली यहाँ पर आप देखोगे जो भी एनिमल स्पीशीज़ हैं इनमें इनकी सॉफ्ट बॉडी को एक हार्ड शेल प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये एक इस यूनिक सी चीज़ आपको मोलस्क में देखने को मिल जाती है। आज हमारे धरती पर जितनी भी मैरीन स्पीशीज़ हैं, पानी में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं, उनमें 1/4 यानी 25% स्पीशीज़ मोलस्क की ही अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। और ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट फूड सोर्स भी है कई सारी जगह पर। जैसे फॉर एग्जांपल जापान हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर सी फूड को कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो ह्यूमंस के लिए या दूसरे और अन्य जानवरों के लिए मोलस्क कई बार एक इंपॉर्टेंट फूड सोर्स भी बन जाता है। एग्जाम्पल मोलस्क के देखोगे तो इसमें एक प्रजाति आती है क्लैम की, फिर आते हैं स्नेल्स। स्नेल्स तो आप लोगों ने देखे हैं, स्लग्स, स्क्विड, टस्क शेल, शेटॉन्स, ये सब क्या है, मोलस्क के अंदर आने वाले अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के जानवर या एनिमल। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया मोलस्क एक बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर में सब ग्रुप्स आते हैं। सब ग्रुप्स में एक यहाँ पर ग्रुप आता है जिसका नाम है पोलीप्लेकोफोरा। ठीक है, ये वाला ग्रुप।
इसमें ही शिटॉन्स को कवर किया जाता है, शिटॉन्स इसमें आते हैं। शिटॉन्स भी क्या है, एक प्रकार का मोलस्क है, तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए। शिटॉन क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई देता है। 8 आर्मर्ड प्लेट्स यहाँ पर इसके ऊपर में लगी हुई होती हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर इसके ऊपर में बना हुआ होता है। ये स्नेल जैसे ही होते हैं, बट देखने में आप देख पाओगे ये ओवल शेप में होते हैं, समझे। फिर दूसरा जो इनके अंदर में एक ग्रुप आता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोपॉड। इसमें जो मेनली स्नेल होते हैं वो गैस्ट्रोपॉड कहलाते हैं, या स्लग्स वगैरह होते हैं, ये भी गैस्ट्रोपॉड में आते हैं। आपको पता है ना, यूपीएससी ने इसी प्रकार का क्वेश्चन स्पाइडर को लेकर, आर्कनेट को लेकर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा ये पर्टिकुलर स्पीशी कौन सी वाली फैमिली से बिलोंग करता है। तो गैस्ट्रोपॉड्स में हमारे स्नेल और स्लग्स हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, गैस्ट्रोपॉड के बारे में एक खास बात है कि मोलस्क के जितने भी ये सब ग्रुप हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रजाति है वो गैस्ट्रोपॉड्स में ही पाई जाती है। 60,000 से 80,000 अलग अलग प्रजातियां हैं गैस्ट्रोपॉड के अंदर में। तो एक बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड है। अब यह है गैस्ट्रोपॉड आज समुद्र में भी पाए जाते हैं, साफ पानी में भी पाए जाते हैं, और ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। फिर थर्ड आपको देखने को मिल जाता है, उसको बोलते हैं बेवाल्विया। बेवाल्विया को पहचानना आसान है, रीज़न ये है, बेवाल्विया में एक खास बात है, ये वो ऐसे स्पीशीज़ होती हैं जैसे ऑयस्टर्स हो गए। अब ये जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक दरवाज़ा है ना, दरवाजे में कब्जे लगाए गए, हिंज लगा हुआ होता है जिसके माध्यम से दरवाज़ा फोल्ड होता है, ओपन और क्लोज होता है। वैसे ही यहाँ पर ये स्केलोप्स या क्लैम्स होते हैं, इसको बाइवल्स बोलते हैं। इनमें खास बात यह है कि इनके बॉडी में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, और दोनों के दोनों हिंज से जुड़े हुए हैं। पीछे कब्जे के टाइप जो हिंज है वो उससे जुड़े हुए हैं, जिससे यहाँ पर ये ओपन क्लोज होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में भी समझ में आ गया। तो ये होते हैं बेवाल्विया, जिसमें 2 पार्ट हिंज शेल्स होते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्लैम्प, ऑयस्टर्स, मसल्स और स्कैलोप्स हो गए। फिर फोर्थ आता है जिसको बोलते हैं सेफेलोपॉड। इनका हेड थोड़ा बड़ा होता है। सेफेलोपॉड में एग्जैक्टली आप नाम से समझ गए, कई बार ऑक्टोपस के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑक्टोपस क्या है, सेफेलोपॉड है। ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, इनके सर थोड़े से बड़े होते हैं, आंखें बहुत वेल डेवलप होती हैं। और मैंने बताया जैसे ऑक्टोपस में आप देख पाओगे इसके जो यहाँ पर हाथ हैं जिसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है, वो इनके अंदर में पाए जाते हैं। तो ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, कटल फिश हो गया, या न्यूटेलॉइड्स हो गए, ये सब क्या है दोस्तों, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो ये हैं आपके सेफेलोपॉड, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहला आर्टिकल हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से समझ लिया है ना, कि भाई इसमें कौन कौन सी स्पीशीज़ आती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी वाली स्पीशी कौन सी है, यानी सबसे बड़ा वाला ग्रुप जिसमें बहुत हज़ारों की कगार में स्पीशीज़ पाई जाती है, तो वो गैस्ट्रोपॉड है, यानी कि जिसमें मेनली जो ट्रू स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, वो आते हैं, ठीक है। तो IUCN ने क्या बताया कि भाई ये प्रजातियां खतरे में हैं। हमने डिस्कस कर लिया मोलस्क क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। ये रिवीजन पॉइंटर है मेरे दोस्त, यानी ऊपर जो भी डिस्कशन क्या है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो इतना सब कुछ दोबारा उठा के पढ़ नहीं सकते। तो रिवाइज करने के लिए छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाकर दिए गए, फटाफट इससे रिवाइज हो जाएगा, और रिवाइज होने के साथ साथ हर एक चीज़ इसमें कवर हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जो ये PDF इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना अपने टेलीग्राम चैनल से। चलिए, अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, जहाँ पे सियानो बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, और UPSC ने यहाँ से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है सियानो बैक्टीरिया के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, वीडियो पे लाइक का बटन है, आप सभी लोग उसको प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का टारगेट है, जिसमें आप सभी लोग अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5:30 बजे रोजाना सुबह सुबह ये सेशन आपको मिलेगा। तो सियानो बैक्टीरिया के बारे में हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है, फिर हम बात करेंगे क्या होता है सियानो बैक्टीरिया। हाल ही में हमारे जो रिसर्चर्स है, देखो ये डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है, तो रिसर्चर्स ने यहाँ पर ये पाया है कि जो सियानो बैक्टीरिया है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं गंदे पानी में से लेड को ऑब्जर्व करने के लिए। आज क्या होता है, बहुत सारा वाटर है, गंदा पानी पड़ा है, उसमें अलग अलग प्रकार के पोल्यूटेंट्स हैं, और सबसे खतरनाक क्या है, लेड, जो हमारे पेंसिल की नोक में ये सब मतलब लेड पाया जाता है, पेंट्स वगैरह में पाया जाता है। अब ये बॉडी के अंदर में अगर लेड की संख्या बढ़ने लगे ना, तो इससे लेड पॉइजनिंग के केस आने लगते हैं, ये आपने पता होगा। इससे IQ लेवल सीधा ब्रेन पे इफेक्ट करता है, ये मेमोरी को, IQ लेवल को सीधा डाउन कर देता है। यह हमारे लिए बहुत घातक है, लेड खासकर। तो हाल ही में रिसर्चर्स ने यहाँ पर यह पाया कि सियानो बैक्टीरिया हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। किस एस्पेक्ट में, कि भाई पानी में से लेड को ये एब्जॉर्ब कर सकता है अगर हम सियानो बैक्टीरिया का इस्तेमाल करें। अब ये तो देखो, जो खबर है एग्जामिनेशन में सीधा सीधा स्टेटमेंट के तौर पे पूछी जा सकती है। सियानो बैक्टीरिया होता क्या है, तो ये बेसिकली, इसको हम लोग कई बार ब्लू ग्रीन एल्गाई कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार पानी के ऊपर इस तरीके से हरी कलर की काई जम जाती है, इसी एल्गाई को सियानो बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गाई भी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आजकल हर प्रकार के वाटर के अंदर में सियानो बैक्टीरिया पाया जाता है।
अगर आप सियानोबैक्टीरिया के बारे में इसका हिस्ट्री खोजने लगोगे तो 3.5 बिलियन साल पुराना यहाँ पर ये एल्गाई देखने को मिलता है। सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। आज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, क्या केवल गंदे पानी में नहीं, साफ पानी हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया, या ब्रैकिश वाटर के साथ साथ मिक्सचर हो गया जहाँ पे समुद्र का पानी और साफ पानी मिक्स हुआ हुआ हो, खारा पानी मिक्स हुआ हुआ हो, या सी वाटर हो गया, सभी जगह पर यहाँ पे ये सियानोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। सियानोबैक्टीरिया का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, जितने भी हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनका इतिहास बहुत पुराना है, उसमें से दोस्तों सियानोबैक्टीरिया भी एक ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में, वो है इनका रिप्रोडक्शन का तरीका। सियानोबैक्टीरिया अपने आप का फैलाव कर कैसे रहे हैं, कैसे नए नए सियानोबैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं? तो ये ना एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली मतलब इनको एक दूसरे मेटिंग पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का यूज़ करते हैं। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कुछ सियानोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, है ना, और क्या करते हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी मिशन का यूज़ करते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी मिशन का मतलब पता है क्या है? कि अपने सेल्स को ही यहाँ पर ये दूसरे सेल में डिवाइड कर देते हैं, अपने सेल को स्प्लिट कर लेते हैं दूसरे सेल्स के अंदर में, तो इससे अपना ये फैलाव करते हैं। तो इनका रिप्रोडक्शन का तरीका एसेक्सुअल है। कुछ सियानोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, सॉलिटरीली यहाँ पर पाए जाते हैं, और कुछ यहाँ पर मिलकर एक बहुत बड़ी कॉलोनी को भी फॉर्म कर लेते हैं। कुछ स्पीशी आपको सियानोबैक्टीरिया की वो देखने को मिलती है जो जहर को भी प्रोड्यूस कर रही होती है और बहुत हार्मफुल भी हो सकती है। तो एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट देता है वो यूपीएससी, और स्टेटमेंट में तीनों में से एक आध स्टेटमेंट मिल जाएगा, पढ़ा होगा तो आप क्रैक कर दोगे उसे कि हाँ भाई हमने ये पढ़ रखा है। फिर आप देखोगे कई बार बहुत ही ज़्यादा, मतलब पानी के ऊपर में, जैसा अभी हमने एक फोटो देखा था जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एल्गाई जमी हुई है, तो ऐसी कंडीशंस को एल्गल ब्लूम या सियानोबैक्टीरियल ब्लूम के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर जब पानी थोड़ा सा गर्म होता है और मतलब उसके अंदर में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तेज़ बहाव नहीं है, पानी बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, हल्की सी गर्माहट है पानी में, और न्यूट्रिशन भरपूर आ रहा है। यानी खेतों में हम लोगों ने कीटनाशक छिड़का था, खेतों में हम लोगों ने फर्टिलाइज़र छिड़के थे, फर्टिलाइज़र मतलब खाद को छिड़का था और पानी चला दिया, वो खाद बहता हुआ सब पानी में इकट्ठा हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो एक्सेस न्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइज़र से आ रहा है, पानी गर्म है, मूव इतना कर नहीं रहा, न्यूट्रिशन इकट्ठा हो रहा है। सियानोबैक्टीरिया के लिए परफेक्ट कंडीशन है ये अपने आप का विस्तार करने के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में ये एल्गाई, ये ब्लू ग्रीन एल्गाई कह लो, ये सियानोबैक्टीरिया कह लो, ये रैपिडली ग्रो करते हैं। इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि कई बार पानी को ऊपर से पूरी ढक देते हैं। ऐसी कंडीशन को सियानोबैक्टीरियल ब्लूम के नाम से जाना जाता है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये ब्लूम क्या है, कंडीशंस क्या है, सियानोबैक्टीरिया क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझ लिया है। ये रहे छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर जिसको आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। चलिए भाई, अगला आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये आपके द हिंदू में ही पब्लिश हुआ है, क्योंकि आपको पता है संडे का न्यूज़पेपर हम डायरेक्टली कवर नहीं करते, बट उसको अलग अलग भाग में तोड़कर अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से कवर करते हैं। तो याक, जिसको हम साइंटिफिकली बॉस ग्रुनेंस के नाम से जानते हैं, ऐसा आपको यहाँ पर दिखाई देता है एग्जैक्टली ये याक। ठीक है, याक के बारे में सुना हुआ है, ये न्यूज़ में बना हुआ है। कारण क्या है? द हिंदू में पब्लिश हुआ है, चेक कर लेना। और द हिंदू वाले ने इसको कहाँ से उठाया है? पीआईबी से उठाया है। दोनों ही जगह पे मैं अपने सामने देख के वहाँ से डिटेल तैयार करके आपके सामने लेकर आया हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, ज़रा इस बात को सुनिएगा। क्यों न्यूज़ में कवर किया गया? एक साइंटिस्ट की पूरी टीम, उन्होंने मिलकर एक स्मार्ट सिस्टम को बनाया है। उस सिस्टम का बस इतना टारगेट है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड यानी इतनी ऊंचाई पर पाए जाने वाले याक की हेल्थ को मॉनिटर कर सकें। तो याक की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए ही साइंटिस्ट की टीम ने एक स्मार्ट सिस्टम बनाया कि याक कहाँ कहाँ पर मूव कर रहा है, इनकी हेल्थ कैसी है, इन सब चीज़ों के आधार पर, जिससे हम याक को सही तरीके से बचा सकें या इनके सही तरीके से मूवमेंट को प्रमोट कर सकें। क्योंकि मेनली कई बार ये याक बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर चले जाते हैं, जहाँ पर फिर इनके लिए बहुत सारी तकलीफ पैदा होनी शुरू हो जाती है। समझे? तो इनका मूवमेंट यहाँ पर ट्रैक करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। लेकिन एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा आपसे वो सीधा सीधा याक के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि ये डिटेल भी प्रेजेंट है, इसका IUCN स्टेटस PIB में लिखा हुआ है। तो साइंटिफिक नाम मैंने आपको बता दिया है, बॉस ग्रुनेंस। एक बोविन एनिमल है जो खासकर बोविनी ट्राइब को बिलोंग करता है। ये बोविनी ट्राइब में आपका बाइसन भी आता है, बफलोज भी आती हैं, कैटल्स भी आती हैं। तो ये जो याक है, इसमें एक कैटेगरी होती है वाइल्ड याक की, जंगली याक। ये खासकर जंगलों में रहना पसंद करते हैं, बहुत जो ऊंचाई पर जंगल है, एल्पाइन टुंड्रा,
जो लगभग 5,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, वहाँ पर इनको रहना पसंद है, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बनी ही ऐसे है। एक तो पहली बात, ऊपर इतना भयंकर फर बना हुआ है इनके शरीर के ऊपर में, जो सारी ठंड को बर्दाश्त कर लेता है। फिर इनके जो लंग्स हैं और इनकी जो हार्ट होते हैं, इनके फेफड़े और इनका जो दिल जो होता है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये ऊपरी वाला हिस्सा जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन कम होती रहेगी, तो उन सबको ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो इनका बनावटी ही कुछ इस प्रकार से, नेचर ने बनाया ही कुछ इस तरीके से है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो आज ये याक जो है हिमालयन रीजन में, तिब्बतन रीजन में, मंगोलिया वाला रीजन हो गया, यहाँ सभी जगह पर पाए जाते हैं। सेंट्रल एशिया के कुछ रीजन में भी पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिकली भारत की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में भी दोस्तों जो याक है, स्पेशल तौर पे इनको पाला जाता है। आज इनकी रेयरिंग होती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यहाँ पर इनको पालते हैं। और जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस को झेल सकते हैं, ऊंचाइयों पर यहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? पहली बात, इनके बॉडी के ऊपर में जो हैवी कोट है, हैवी फर है, वो यहाँ पर दिया गया है। दूसरा, इनका जो हार्ट और लंग है वो साइज़ में बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको बताया। बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और स्वेट ग्लैंड्स में आप देखोगे तो नॉन फंक्शनल स्वेट ग्लैंड से ज़्यादा पसीना आता नहीं है। तो इन सब एडेप्टेशन की वजह से जो ये याक है, एक तो हाइपोक्सिया वाली कंडीशन को सर्वाइव कर जाता है। हाइपोक्सिया क्या होता है? कम ऑक्सीजन की कंडीशंस होना, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होंगे, हमने अभी पढ़ा। या कोल्ड स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम होती है, इन सब को यहाँ पर ये सर्वाइव कर जाता है। रीज़न इसके बनावटी का एक बहुत बड़ा रीज़न। बाकी इनकी डाइट देखोगे तो याक मेनली हर्बीवोरस होते हैं, मेनली घास खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाने का काम करते हैं। यह है दोस्तों सबसे काम की इन्फॉर्मेशन जहां एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। तो याक का आईयूसीएन स्टेटस, पहली चीज़, आईयूसीएन के अंदर में रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी ये याक आज बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। इंटरनेशनल ट्रेड, इनका व्यापार आप नहीं कर सकते, ट्रेड बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इसको स्केड्यूल 1 में कवर किया गया है। अगेन यहाँ पर इसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है। इनका शिकार नहीं किया जा सकता, कोई शिकार करेगा तो उस पर पेनल्टीज़ वगैरह यहाँ पर चार्ज की जाएंगी। तो ये याक के बारे में सारा डिस्कशन हो गया। ये रहे छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर जिसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंट स्पीशी। चलिए कम ऑन टू दी नेक्स्ट आर्टिकल। ये टॉपिक ये भी पीआईबी में ही पब्लिश हुआ है, तो मेजरली हमारा पीआईबी डोमिनेटेड सेशन रह रहा है ये आजकल, जिसमें आप में से काफ़ी लोगों का कंसर्न था सर पीआईबी भी कवर करो, पीआईबी भी कवर करो। तो मेजर आर्टिकल्स हम पीआईबी के धड़धड़ लेकर आ रहे हैं आजकल मॉर्निंग वाले सेशन में, और खासकर काम के आर्टिकल्स आ भी रहे हैं। देखो जनरली यहाँ पर आर्टिकल्स आ रहे हैं। प्रतापगढ़ फोर्ट बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, और नेक्स्ट ईयर यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि देखो पिछले साल की बात है, जून के महीने में मराठा फोर्ट को यूनेस्को हेरिटेज साइट में कवर किया गया था। मराठा फोर्ट में कोई एक फोर्ट नहीं था, इसमें ढेर सारे फोर्ट थे जिनको यूनेस्को साइट में कवर किया गया था। 12 फोर्ट थे, इसमें से एक प्रतापगढ़ फोर्ट भी था। ये पता है ना, हमने लास्ट ईयर जून में ये कवर किया था, और एक्सपेक्टेशन रखा था कि भाई इस बार प्रीलिम्स में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा। ये इन्होंने पूछा ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लेकिन अब क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए और भी तैयार रहो। देखो फिर से प्रतापगढ़ न्यूज़ में आ चुका है, प्रतापगढ़ फोर्ट, और ये कहाँ पर है? खासकर महाराष्ट्र के अंदर में है। लोकेशन आप देख पाओगे, ये है प्रतापगढ़ फोर्ट की। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में जितने भी फोर्ट्स हैं, सभी फोर्ट्स की ये लोकेशन आपके सामने प्रेजेंट है। सलेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहड़गढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, समझे, कंदेरी फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, ये सारे फोर्ट्स आपको देखने को मिले। लेकिन हम प्रतापगढ़ फोर्ट के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं आज? रीज़न आपके सामने ये प्रेजेंट है। महाराष्ट्र की सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने की बात की है एक पर्टिकुलर स्टैच्यू को यहाँ पर बनाने के लिए। एक मेमोरियल बनाया जा रहा है, और मेमोरियल किसका है दोस्तों? वीर जिवाजी महाले का। तो इनका यहाँ पर एक स्टैचू बनाने की बात की गई है प्रतापगढ़ फोर्ट के फुटहिल्स पर, जिस वजह से यहाँ पर हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? शिवाजी महाराज जी का स्टैचू तो वहाँ पर है। ये कौन है जिनका स्टैचू बनाने की बात हो रही है? ये दोस्तों यहाँ पर एक सोल्जर थे, जो खासकर जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके ही मिलिट्री के एक मेन सोल्जर आपको देखने को मिल जाएंगे। कई बार बताया जाता है कि जब अफजल खान से युद्ध चल रहा था, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में, तो जब शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान को मारा था, वागनक से जब यहाँ पर मारा था, तो उसी समय पर अफजल खान का जो सोल्जर है वो भी अटैक करने आ रहा था। तो उस समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बचाया था यहाँ पर जिवाजी महाले ने, वीर जिवाजी महाले ने। तो इन्हीं के स्टैचू को बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो आइए सबसे पहले हम प्रतापगढ़ फोर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ये क्या है और कहाँ पे प्रेजेंट है।
ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर में सतारा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये किला देखने को मिलेगा। ये 1080 मीटर की ऊंचाई पर प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा जो किला है, अगर आप देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऑर्डर पर ही बनाया गया था। इन्होंने ऑर्डर दिया था अपने उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोरोपंत पिंगले को कि भाई इस ऐसे किले को बनवाना है। और ये जो पूरा फोर्ट बनवाया गया था, ये नीरा नदी और कोयना नदी यहाँ पर बहती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। पूरा फोर्ट बनना शुरू हुआ, इसका कंस्ट्रक्शन 1656 में कंप्लीट हो गया। आज इसी फोर्ट पर हम किनकी मेमोरियल बनाने की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वीर जिवाजी के मेमोरियल को बनाने की, वीर जिवाजी महाले की मेमोरियल को बनाने की। ऐसा क्या है, इनके बारे में क्या लिखा गया है? तो बताया जाता है कि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बचाया था, क्योंकि जो अफजल खान का सोल्जर था सैयद, ठीक है, बादा सैयद, उसके थ्रू अटैक किया जा रहा था। तो उस समय पर इन्होंने बचाया छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी और अफजल खान के बीच में यहाँ पर एक युद्ध चल ही रहा था, ठीक है, जिसमें गले लगने के बहाने अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी को मारने की कोशिश की थी। लेकिन उसके लिए यहाँ पर महाराज जी रेडी थे। इन्होंने वागनक पहना हुआ था, जिस वागनक के लिए, वागनक की वजह से यहाँ पर ये अटैक कर पाए अफजल खान के ऊपर में। बाद में अफजल खान का सर काट दिया गया और सर काट के वहीं पर दफना दिया गया। जहाँ पे दफनाया गया है वहीं पर एक टावर बनाया गया जिसका नाम है अफजल टावर, जिसको कई बार अफजल बुरुज भी कहा जाता है। ये इसी किले के बाहर बनाया गया है एज अ वॉच टावर। माना जाता है अफजल खान का जो सर जब काटा गया था तो वहीं पर उसी अफजल बुरुज के नीचे दफनाया गया है, समझे। तो अफजल खान का जो यहाँ पर टॉम्ब है वो भी लोकेटेड है, वो गुंबद भी बनाया गया है अफजल बुरुज के जस्ट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जब हम इस किले की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर फोर्ट की बात करते हैं, तो ये फोर्ट बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये वो बैटल है जो 10 नवंबर 1659 के दौरान लड़ा गया था, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान, जो खासकर बीजापुर सुल्तानत का कमांडर हुआ करता था, इनके बीच में पूरा ये युद्ध होता है। और इस बैटल की वजह से यहाँ पर जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं, एज अ पावरफुल और इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर उभर कर आते हैं पूरे डेक्कन रीजन में। और ये बीजापुर सल्तनत का डिक्लाइन यहाँ से ही शुरू हो जाता है, जो फाइनल तौर पे बाद में मुगल्स ने जीत लिया था 1686 में, समझे। और बाकी इस बैटल के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर सब कुछ यहाँ पर जब निपट जाता है तो 1818 में, 1818 में मराठास ने प्रतापगढ़ फोर्ट को सरेंडर कर दिया था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में। अब इस फोर्ट के फीचर्स क्या हैं? इस किले में दो भाग हैं, एक ऊपर का भाग है, एक नीचे का भाग है। आपने फोटो में देखा है एक अपर फोर्ट है जो ऊपर हिल की यानी कि चोटी पर प्रेजेंट है, पहाड़ी की चोटी पर प्रेजेंट है ना, और एक यहाँ पर नीचे प्रेजेंट है। जो ऊपर वाला यहाँ पर फोर्ट बना हुआ है उसमें एक कह सकते हैं महादेव टेम्पल भी प्रेजेंट है करंट समय पर। और जो लोअर वाला फोर्ट है वहाँ पे भवानी टेम्पल प्रेजेंट है ईस्टर्न साइड पर। और माना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अपनी जो ये चमकती तलवार मिली है वो यहीं पर इस टेम्पल के आशीर्वाद से या एज अ ब्लेसिंग के तौर पर इनको रिसीव की गई थी, इन्होंने रिसीव की थी इस तलवार को, ठीक है। तो ये अपर फोर्ट और लोअर फोर्ट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिवाइड हुई हैं, याद रखिएगा। बाकी 17 फुट का एक ब्रॉन्ज स्टैचू बना हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, यहीं पर इसी किले पर बना हुआ है, जिसका उद्घाटन यहाँ पर किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 30 नवंबर 1957 में, ताकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी को ऑनर कर सकें, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। सारी बातें मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर रखा है प्रतापगढ़ के बारे में, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज बैटल ऑफ प्रतापगढ़, इसमें क्या हुआ था वो हमने समझा, डेट्स हमने डिस्कस की। तो कोई भी एग्जामिनेशन में खासकर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन बन जाए बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के बारे में 10 नवंबर 1659 के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर रेडी हैं उसको आंसर करने के लिए। अब देखो, आज हम लोग यहाँ पर कोई जो क्वेश्चन लाते हैं ना डेली बेसिस पे, आज वो क्वेश्चन नहीं लाएं। आज की बजाय आज के सेशन के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे डिस्कशन में इतना ही रहने वाला है, ठीक है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। और अपने ज़रूर से जो सजेशंस वगैरह हैं वीडियोज़ के लेकर ज़रूर से लिखा करो, वीडियोज़ में क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, है ना, और क्या क्या चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अपने भी सजेशन ज़रूर से लिखा करो, फीडबैक ज़रूर से दिया करो सेशन को लेकर, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।